Hello, dear students. A very good afternoon to all of you. Last time we have discussed about what were the roles and deficiency symptoms of magnesium. That was a macro element. Now today we are starting new topic. There is deficiency symptoms and roles of microelements. So in our syllabus, 4 elements are included, that is boron, copper, manganese and molybdenum. These are vital one. So let us begin with first micro element, that is boron, and let us see what are roles of that boron and available forms. Available forms for the plant are these H3BO3 and H2BO3 minus. So these are available forms for that plant. ये कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए. What are roles of this boron in plant's life cycle? Let us see. These borons are required for pollen germination, pollen grain germination. पोलन ग्रेन का अगर जर्मिनेशन होना है तो बोरॉन ज़रूरी है. हम जब प्रैक्टिकल होता है आपका प्रैक्टिकल सेशन, तो उस दौरान एक प्रैक्टिकल भी है, तब आप एक बोरॉन वाला केमिकल डालते हो. बोरॉन का पाउडर या फिर सॉल्यूशन होता है, तो वो लगता है किसके लिए, तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए. आपको प्रैक्टिकल सेशन में ये प्रैक्टिकल भी है. जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, पेपर नंबर 9 आई थिंक, तो उसमें ये प्रैक्टिकल है वहाँ पे. नेक्स्ट रोल इज दैट इट इज इन्वॉल्व इन बोरॉन इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फंक्शन एंड सेल डिफरेंशिएशन. एक सेल दूसरे से डिफरेंट हो जाती है, यानी कि इसका फंक्शन बदल जाता है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं. एक सेल से अगर दूसरी सेल तैयार हो रही है और उसका फंक्शन बदल रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन. दिस बोरॉन इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग प्लस सेल डिफरेंशिएशन. ये दोनों कामों में लगता है. दिस बोरॉन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो डीएनए का सिंथेसिस है, आरएनए का सिंथेसिस है, इसमें ये काम आता है बोरॉन. तो अगर बोरॉन नहीं होगा तो प्रॉपरली डीएनए, आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा. दिस बोरॉन इज ऑल्सो हैविंग रोल इन हार्मोन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म. जो कुछ भी हार्मोन्स है जो प्लांट को लगती है, आपको पता है ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, तो आपको प्लांट के हार्मोन्स पता है, या फिर उसे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं. तो ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है. और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, प्लांट के बॉडी में, तो उसमें भी ये बोरॉन इम्पॉर्टेंट है. दिस बोरॉन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर्स. जैसे कि हमने मैग्नीशियम का भी देखा था, वैसे ही बोरॉन का रोल है यहाँ पे मूवमेंट में एंड मेटाबॉलिज्म में. जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है प्लस उसका मूवमेंट है, शुगर्स जो प्लांट्स में तैयार होती है फोटोसिंथेसिस होने की वजह से, तो उसका मूवमेंट एंड मेटाबॉलिज्म में बोरॉन इम्पॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लिग्निन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स. जो लिग्निन नाम का एक सेकेंडरी मेटाबॉलाइट है, जैसे कि हमको पता है शुगर, लिपिड या फिर फैट्स जिसे कहते हो, प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स है, ये प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है, ध्यान में रखिए. जो लिग्निन है, अल्कैलॉइड है, या फिर उससे रिलेटेड फेनोलिक कंपाउंड्स है जो प्लांट में सिंथेसिस होते हैं, वो सेकेंडरी नेचर के होते हैं, वो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होते हैं. तो कोई पॉइजनस प्रोडक्ट है जो प्लांट तैयार कर रहा है, तो वो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट है. प्लांट को वो चीज़ खाने के काम नहीं आती है. अगर यहाँ पे लिग्निन है, कोई अल्कैलॉइड है, या फिर कोई अदर टाइप का पिगमेंट है, तो प्लांट को किसी खाने का काम नहीं आता है. वो प्लांट को डिफेंस में काम आता है, तो खुद का संरक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए. सो
This boron is also important in the formation of lignin, that is component of cell walls. Cell wall का एक component है lignin. It is also important for root growth. रूट का ग्रोथ जो है वो अगर अच्छे से करवाना है तो आपको बोरॉन चाहिए. तो बोरॉन से सप्लीमेंटेड बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, तो आप लोग डालते हो, उसकी वजह से रूट ग्रोथ अच्छे से होता है. तो ये था बोरॉन के रोल्स के बारे में. अभी इसके देखते हैं हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है बोरॉन के. सो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पहले तो ये चीज़ देखी थी, रोल देखा था हम लोगों ने कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में बोरॉन इम्पोर्टेंट है. तो पोलन ग्रेन बोरॉन का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो जाएगा. यानी कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फ्लावर में और फ्रूट सेटिंग नहीं होगा. सो दिस रिजल्ट इन एम्प्टी पोलन ग्रेन्स एंड पुअर पोलन वायबिलिटी. पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो एम्प्टी रहते हैं. एम्प्टी रहने की वजह से पोलन वायबिलिटी कम हो जाती है. तो पोलन वायबल ही नहीं रहता है ज़्यादा दिन के लिए, तो वायबिलिटी ख़त्म हो जाता है, उसमें से मेल गैमेट बाहर नहीं आएगा. Ultimately viability will be reduced. Reduction in number of flowers per plant. हर एक फ्लावर्स प्लांट के ऊपर कुछ तो नंबर के फ्लावर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्पीसीज. वो प्लांट कौन सी स्पीसीज का है तो उसके ऊपर उसका फ्लावर नंबर डिपेंड है. अगर बोरॉन कम मिलता है किसी प्लांट को तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आर रिड्यूस्ड, फ्लावर का प्रोडक्शन कम हो जाता है. स्टंटेड ग्रोथ, तो ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रहता है, प्लांट का हाइट जो है वो कम रहेगा, उसमें कम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं प्लांट ऊपर. डेथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर बोरॉन का डेफिशिएंसी हो जाए तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जो टिप वाले रीजन्स है, चाहे वो रूट का मेरिस्टेम हो या फिर वो शूट का मेरिस्टेम हो, तो वहाँ का डेथ हो जाएगा. रूट एलोंगेशन इज रिड्यूस्ड. अभी ऊपर वाला ही पॉइंट थोड़ा सा एलाबोरेट किया है कि अगर डेथ हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन का या फिर रूट वाले रीजन का, तो रूट का इलोंगेशन नहीं होगा. बोरॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो रूट का इलोंगेशन ज़्यादा नहीं होता है, रूट सुपरफिशियली रहती है सॉइल में. फेल्योर ऑफ फ्लावर्स टू सेट सीड्स एंड अबॉर्शन ऑफ फ्रूट. अगर फ्लावर में यहाँ पे पहला ही पॉइंट आप लोग ले सकते हो कि पोलन का जर्मिनेशन नहीं होता है, पोलन ग्रेन वायबल नहीं रहते हैं, तो मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से सीड्स पैदा नहीं होती. सीड्स पैदा नहीं होती है तो आगे जाके फ्रूट का अबॉर्शन होता है, फ्रूट ही नहीं तैयार होता है. अगर तैयार भी हो जाएगा तो वो फ्रूट डिफेक्टिव बनता है, छोटा सा बनता है और हमारे काम नहीं आता है कुछ. प्रीमैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, दिस फॉल बिफोर मैच्योरिटी. तो मैच्योर होने से ही पहले ही ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गिर जाते हैं. लीव्स बिकम थिक एंड ब्रिटल. तो लीव्स जो होती है वो थिक बन जाती है, जाड़ा बन जाता है, एंड ब्रिटल, इट कैन इजीली ब्रेक. लिप का जो थिकनेस है वो बढ़ने की वजह से ये ब्रिटल बन जाता है. यील्ड इज रिड्यूस. ये तो एक कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है, तो यील्ड रिड्यूस होता है. आगे देखते हैं दूसरा एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, दैट इज कॉपर. तो कॉपर आपको पता है क्या होता है. कॉपर जो एलिमेंट है आपके
वायरिंग में काम आता है, जो इलेक्ट्रिकल रिवाइंडिंग है उसमें काम आता है। आपकी जो वायर्स होती है घर में बर्तन भी होते हैं घर में कॉपर के, पता है आप लोगों को कॉपर बहुत अच्छा एलिमेंट है। लोग बोलते हैं कि कॉपर के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ जो पानी है वो पी लीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो वो कॉपर का महत्व है, आप लोगों को पता है। सो कॉपर का जो प्लांट में रोल है वो देखते हैं। व्हाट इज अवेलेबल फॉर्म फॉर द प्लांट, दैट इज कॉपर आयंस। हम लोग भी यही पाते हैं जब वो कॉपर वाला पानी पीते हैं तो कॉपर के बर्तन में रखा हुआ जो पानी हम लोग पीते हैं तो कॉपर आयंस मिलते हैं और हम एक्टिव रहते हैं दिन भर, आलस नहीं आता है। रोल क्या है देखते हैं इसके। दिस कॉपर इज एसोसिएटेड विद एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस। जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो एंजाइम्स काम करते हैं उनके एक्टिवेशन में ये कॉपर इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस कॉपर इज एसोसिएटेड विथ enzymes involved in reduction oxidation reactions. It is also important component of cytochrome oxidase and plastocyanin. ये एक important proteins है, cytochrome oxidase एक enzyme है प्लस प्लास्टोसायनिन एक important protein है जो आपके लाइट रिएक्शन में काम आता है, फोटोसिंथेसिस वाली। So this copper is important component of plastocyanin plus cytochrome oxidase. cytochrome oxidase जो पता है हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी रिएक्शन जो होती है। दिस कॉपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। तो एंजाइम के कंपोनेंट है, तीनों भी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है तो उसका भी एक कंपोनेंट है कॉपर। अगर पॉलीफेनॉल कॉपर नहीं होगा तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज काम नहीं कर सकता है, तो फेनॉल्स का ऑक्सीडेशन, फेनॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा प्लांट्स में। दिस कॉपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग सिंथेसिस एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सिंथेसिस प्लस क्लोरोफिल का स्टेबिलिटी एंड आल्सो सिंथेसिस एंड स्टेबिलिटी ऑफ अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दूसरे भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है, ज़ांथोफिल है, कैरोटीन है, तो आपको पता है लुटीन्स है बहुत सारे। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती है, तो उनके प्रोडक्शन के लिए एंड उनके स्टेबिलिटी के लिए कॉपर लगता है। इसेंशियल, though this copper is essential for growth and development of younger parts of plant। जो प्लांट के यंगर पार्ट्स है, यंगर लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, जो यंगर पार्ट्स होते हैं, यंगर ब्रांचेस होंगी, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कॉपर इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थे इसके रोल्स जो अभी मैंने बताए। इसके देखते हैं अभी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? प्रोडक्शन ऑफ डार्क ग्रीन लीव्स। जो मार्क डेफिशिएंसी सिम्टम है वो हमें पहले लिखना चाहिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम होता है जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जिसको आप पहचान सकते हो इजीली, उसको पहले लिखना चाहिए हमेशा। बाकी के फिर वो फालतू वाले लास्ट में लिखने चाहिए। तो इसी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं थियरी एग्जाम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डार्क ग्रीन लीव्स विच मे कंटेन नेक्रोटिक स्पॉट्स। जो लीव्स है, जो पहले यंग लीव्स जो होती है थोड़ा सा कम ग्रीन वाली होती है, फिर वो डार्क बनती है। लेकिन नॉर्मली जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो अगर डार्क ग्रीन में चेंज हो जाए तो ये एक सिम्टम है कि वहाँ पे कॉपर का डेफिशिएंसी हो सकता है। रिडक्शन इन ग्रोथ एंड डिस्टॉर्शन ऑफ यंगर लीव्स। तो ग्रोथ में रिडक्शन होता है, ग्रोथ कम होता है प्लांट का, तो प्लांट आपको थोड़ा थोड़ा वीक दिखने लगेगा। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ
यंगर लीव्स। जो यंगर लीव्स होगी वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगी, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा यंगर लीव्स का, टूटी हुई दिखती है लीव्स। नेक्रोसिस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, जो कुछ भी एपिकल मेरिस्टेम है उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा धीरे धीरे। माल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जो लीव्स नई बनती है वो अच्छे से नहीं बनती है। तो आपको पता है वो माल न्यूट्रिशन होता है जब बच्चे का, तो क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे लीव्स का होता है, कुपोषण कहते हैं। वैसे ही माल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स अच्छे तरीके से नहीं बनेगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखेगी लीव्स आपको। प्रीमेच्योर लिप फॉल अगर अंडर सीवर डेफिशिएंसी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा प्रमाण में इसका डेफिशिएंसी हो जाए कॉपर का, तो मैच्योर होने से पहले ही लिप फॉल हो जाता है। ब्लीचिंग ऑफ यंग लीव्स, ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग यानी कि जो कलर है वो उड़ भी सकता है। वो तो आपको ब्लीच करते हो आप कपड़ा, तो आपको पता है ब्लीच करते हैं कपड़े को, तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाली जाती है, जो कुछ भी किया जाता है उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। जैसे कि आप कपड़ा ब्लीच करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लिप जो है, यंग लीव्स जो है उसको ब्लीच किया है, कपड़े को जैसा ब्लीच करते हैं वैसा लगेगा, तो कलर उड़ जाता है लिप का, यहाँ पे लॉस हो जाता है क्लोरोफिल, तो ब्लीचिंग हो जाएगा लिप का। डाईबैक, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, डाईबैक ऑफ शूट इन फ्रूट ट्री, जो फ्रूट ट्रीज होगी, फ्रूट वाला जो ट्री है जिसके ऊपर ज़्यादा फ्रूट्स बनते हैं, तो वहाँ पे डाईबैक नाम का डिसीज है, ऊपर से नीचे तक मर जाता है प्लांट, ऊपर से मरना चालू होता है और नीचे तक, तो उसको डाईबैक कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आगे वाली जो एमएससी को आप जाओगे तब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये ज़रा पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ, पूछते हैं ज़्यादा। एक्जांथेमा डिसीज इन ट्रीज एक्सुडिंग गम्स, जो गम एक्सुडेशन करने वाली ट्री है, जो गम बाहर डालती है, उसमें ये एक्जांथेमा डिसीज होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सकता है। ब्लैकनिंग ऑफ पोटैटोज, पोटैटो में अगर डिफिशिएंसी हो जाए, पोटैटो जो क्रॉप है, तो पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं तो वो ब्लैक दिखने लगते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉपर। प्लांट्स रिमेन बुशी, तो बुशी रहता है प्लांट, हाइट कम रहता है प्लांट का, एंड यील्ड इज रिड्यूस, यील्ड में रिडक्शन हो जाता है, उत्पादन ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये था कॉपर के बारे में, तो आज यही रुकेंगे, बाकी का आगे देखेंगे आगे वाली लेक्चर।